वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है साइंस राइजर्स के एक और नए लेक्चर के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर के रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके नाम से ही आपको साफ साफ दिखाई देता है कि रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना। अब इसको ऐसे समझिए कि एक घर में दो भाई थे। अब किसी मनमुटाव के कारण उन दोनों के बीच होगी लड़ाई। अब दोनों के बीच लड़ाई होगी तो क्या करेंगे, एक जो उनके पिताजी थे वो ये सोचेंगे कि इनको वापस से इकट्ठा करना है तो कोई तरीका अपनाते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया कि क्यों ना एक बार इनको अलग अलग कर देते हैं। एक बार अलग अलग करने के बाद जब इनके ऊपर प्रेशर आएगा तो कुछ टाइम के बाद ये समझेंगे और फिर वापस क्या कर देंगे, एक ही बना देंगे। तो उसने क्या किया, पहले उनको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया कि भाई ये तेरा घर और ये तेरा घर, अलग अलग कर दिया उसको। तो वेक्टर का क्या हो गया, रिजोल्यूशन। इसी प्रकार हमें भी यहां पे क्या करना, वेक्टर को रिजोल्व करना है। अब किसी घर में ऐसा भी किसी की संतान 2 हो, किसी की 5 हो, किसी की 7 हो, तो वेक्टर का भी रिजोल्यूशन कितना भी हो सकता है, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, 6, कितने भी इन्फिनिटी नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर की स्प्लिटिंग करना, तोड़ना। जैसे अभी अभी एग्जांपल दिया, वेक्टर की स्प्लिटिंग करना 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स के अंदर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम क्या कहेंगे, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, splitting of a vector into 2 or more than 2 components, into 2 or more than 2 component, उसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या बोला जाता है उसको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको एक बात समझाई थी और उसके अंदर हमने क्या कहा था कि सपोज कीजिए कि एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है और ये इसका रिजल्टेंट है। देखते ही समझ गए होंगे कुछ बच्चे तो कि भाई ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात चल रही है। बहुत सारे बच्चों को तो समझ आ गया होगा कि ये क्या है, ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। और हम इसको कैसे लिखते थे, हम इसको लिखते थे आर इज इक्वल टू में ए प्लस बी, ये लिखते थे स्टूडेंट्स, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आर इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, इस आर ये इनका पिताजी है और ये दो भाई थे। इसने क्या किया, इनके पिताजी ने जैसे इनके बीच लड़ाई शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि भाई तू यहां रहे और तू यहां रहे, दोनों को कर दिया अलग। मतलब ये पार्ट तो हिस्सा तो किसके है, आर का, बट इनको दो वेक्टर में तोड़ दिया, एक वेक्टर ए में और दूसरा वेक्टर बी में। तो इसका मतलब क्या है, आर के दो कंपोनेंट हुए, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी हुआ। वो यही देखना चाहता है कि जब इनके बीच मनमुटाव होगा, साइड वाले इनका फायदा उठाएंगे, क्या दो एक साथ होते हैं। तो हाँ, कहा कि हाँ पिताजी हम एक साथ फिर से हो गए और इन्होंने क्या बना दिया, आर के बराबर बना दिया। तो आर के दो कंपोनेंट इस तरह से। अब हो क्या रहा था कि ग्राफिकल मेथड अच्छा था, बहुत अच्छा था ग्राफिकल मेथड। अब हुआ क्या, इन दोनों के बीच और एक दिन भयंकर युद्ध हो गया। भयंकर युद्ध इन दोनों के बीच हुआ तो इनके पिताजी ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, इन बातों से तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्राफिकल मेथड है, जो डायरेक्ट आपने यहां पे दिखा दिया, इससे काम अब नहीं चलेगा। हम इसको क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर तोड़ेंगे और जिस कंपोनेंट को हमने कह दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसका एक नया मेथड अपना ले जिसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन। देखिए कितना अच्छा सोच रहा है उसका पिताजी उनके बारे में, और वो नालायक दोनों गधे अलग होने की सोच रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन। अब इसकी बात आ गई। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब उनके इस तरह से कंपोनेंट कर दिए कि दोनों के दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो जाए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि उन्होंने कहा कि एक तो रहेगा इस तरफ और दूसरा रहेगा इस तरफ, ताकि एक दूसरे की शक्ल भी ना दिखे, और बीच में रहूंगा मैं। क्या कहा कि एक जो पहले वाला है जिसको ए बोल रहे हैं वो तो यहां रहेगा और दूसरे वाला बी है वो यहां रहेगा, और जो रिजल्टेंट होगा यानी कि उनके पिताजी हैं वो कहां रहेंगे, यहां पे रहेंगे। तो हमेशा आर को क्या बोलेंगे, उनके पिताजी। अब उनके पिताजी बीच में रहे, ना तो ए वाला बी को देख पा रहा है ना बी वाले ए को देख पा रहा है।
अब ए वाले को बी वाले की चिंता हुई कि भाई को देखे बहुत दिन हो गए, बी वाले को ए वाले की चिंता हो रही कि उसने भी देखे कई दिन हो गए, क्योंकि बीच में अब की बार पिताजी खड़े हैं मुसड़ लेके बकवास की, तो गेसला एक अच्छे वाला, ठीक है, स्टिक लेके एक लठ लेके खड़े हैं, वो उसको ए वाला कुछ कहे कि मैं तो उस तरफ जाऊंगा, नहीं अभी तक तो तुम लड़ाई कर रहे थे, अब कैसे चले जाओगे, तो दोनों के बीच में खड़े हो गए। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इस आर वेक्टर के अब की बार इस तरह से दो कंपोनेंट किए कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो हम क्या कहेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कहेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर into two component such that, इस प्रकार से करना है, such that they are perpendicular to each other, such that they are perpendicular to each other, इस तरह से उसके कंपोनेंट किए कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए भाई, परपेंडिकुलर हो गए। अब कुछ समय जब निकला, ये एंगल तो यहां पे क्या बना रहा होगा, थीटा बन रहा होगा, ये एंगल थीटा बन रहा होगा, ठीक है। कुछ समय जब निकला तो इनके पिताजी ने सोचा अब तो इनको कुछ अक्ल आ गई होगी, कुछ अक्ल आ गई होगी, तो देखते हैं इनकी क्या बातें हैं, अब इनकी बातें सुनते हैं कि कैसी बातें करते हैं। तो इन्होंने फिर से एक बार इनको इकट्ठा करने की कोशिश की, सोचा कि क्यों ना इनकी बातें सुन ले हम, कि भाई कैसी बातें कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, अब तो सुधर गए होंगे। फिर क्या किया उन्होंने देखा कि अगर मैं इस पूरी ट्रायंगल के अंदर इनको दोनों को रिलेट करना है, कहता है कि पहले क्या किया, पिताजी ने इसको बुलाया और समझाने की कोशिश की कि भाई तू ही समझ जा, पहले क्यों ना बात कर ले। तो इन्होंने क्या किया, इसको समझाने के लिए देखो इसका कंपैरिजन कैसे होगा, कोस थीटा निकाला। कोस थीटा कैसे निकलेगा, देखिए बेटा, कोस थीटा निकलेगा आर, जो वेक्टर है कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा होता है क्या, बेस वेक्टर ए डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज आर, यही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब ए जो वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आर कोस थीटा के बराबर, आर वेक्टर कोस थीटा, ये आ गया। अब पिताजी ने इसको समझाने के लिए देखिए दोनों के बीच एक रिलेशनशिप निकाल लिया। अब पिताजी इसको समझा रहे हैं कि बेटा ऐसी अच्छी बात नहीं है, दोनों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, मिलकर रहते हो तो ज्यादा अच्छा होता है, अलग अलग रहते हो तो अच्छा नहीं होता, ये कोशिश की। अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ कि ठीक है इसने तो समझ लिया, इसने तो मान लिया, ये दिखाना चाहता, अब क्या कहता है कि इसको समझाने की बारी आई, कहता है कि अगर ये बी है तो ये भी तो बी का ही घर होगा सेम डायरेक्शन में। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, साइन थीटा निकाला। पता आपको साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा निकालेंगे, यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा क्या आएगा बेटा, साइन थीटा आएगा दैट इज द परपेंडिकुलर बी वेक्टर स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय माय फ्रेंड्स आर। तो बी कितना आ जाएगा हमारे पास, बी इज इक्वल टू में आर साइन थीटा के बराबर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब ए की वैल्यू यहां पे रखता हूं मैं, ए की वैल्यू रखता हूं, तो ए की वैल्यू आई आर कोस थीटा, ए की वैल्यू क्या आई है, आर कोस थीटा, ये आ रही, और जो बी आई है उसकी वैल्यू आई है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अब इनके पिताजी ने ये समझाया कि जो तुम्हारे खून में ब्लड है वो तो मेरा ही है। कहता कैसे पिताजी, देखिए तू बी है खुद, मेरा कंपोनेंट आ रहा आर का, ये कहता कि देखो ए है, इसमें भी मेरा कंपोनेंट आ रहा आर का। तो इनको समझ आ गई कि हम दोनों के दोनों भाइयों को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। तो ये सिखा रहा है कि आर है मेरा ही कंपोनेंट, तो ये ए वाला है और मेरा ही कंपोनेंट बी वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर के यहां पे हमने दो कंपोनेंट कर दिए हैं, एक कंपोनेंट आर कोस थीटा, दूसरा कंपोनेंट आर साइन थीटा। मतलब यहां पे आर के दो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, आर इज इक्वल टू में जिसको हम लिखते हैं ए प्लस बी वेक्टर, ऐसा लिखते हैं आर वेक्टर। मतलब क्या हुआ, आर के दो कंपोनेंट, आर के दो कंपोनेंट, ए की जगह कौन आएगा, आर कोस थीटा दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, प्लस बी की जगह आर साइन थीटा दैट इज द सेकंड कंपोनेंट। कहता देखिए अगर तुम मिला के देखते हो तो तुम मेरे ही हिस्से हो, मेरे अंदर ही सम्मिलित हो जाते हो। जैसे कहते हैं महादेव कहते हैं, हमारे शिव शंभू कहते हैं कि सारे मेरे में ही आके मिल जाते हैं और मेरे से ही निकलते हैं, सारे मेरे ही अंश है, सब कुछ मुझ में ही आके मिलते हैं और मेरे से ही निकलते हैं। उसी प्रकार शिव शंभू का काम कर रहा है ये कि आर शिव शंभू में से सब कुछ निकला है और उसी में जाके विलीन हो जाना है। तो यही बात यहां पे आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसे कंपोनेंट के और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं।
यहां से एक बात हमें समझ आ रही है कि जो थीटा के साथ हमेशा कंपोनेंट होगा वो कोस का कंपोनेंट होगा, और उससे दूसरे वाला जो कंपोनेंट होगा हमेशा साइन का कंपोनेंट होगा। जब भी आपको फिजिक्स पढ़नी होगी और इसको करना होगा, कहीं कंपोनेंट की बात आएगी, अब हमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे, हम तुरंत समझ जाएंगे कि जो थीटा के साथ कंपोनेंट वो कोस थीटा और दूसरा कंपोनेंट आर साइन थीटा। बार बार उसको याद नहीं करने की जरूरत। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ये रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन था। भैया बता दो मुश्किल है या आसान है? बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन 2 डायमेंशन के अंदर अभी पढ़ा है। अब क्या हुआ, यही कहानी एक दूसरे घर में चल रही है, बट अब की बार उसके 3 लड़के हैं, 2 लड़के नहीं है। अब उसके साथ क्या होगा देखिए। अभी इसी रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन को 3 डायमेंशन में समझते हैं कि रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन 3 डायमेंशन में कैसे समझा जाएगा। अभी तक तो हमने किस में समझा है? 2 डायमेंशन के अंदर। इसको केवल 2 डायमेंशन में किया है, और जो हमने 2 डायमेंशन में किया है उसका अगर हम बात करते हैं, देखिए ये रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन 2 डायमेंशन में हमने किया। अब इस 2 डायमेंशन के अंदर अगर मैं इस tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, tan थीटा की वैल्यू देखिए, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज b एंड बेस इज a, दैट इज द a। अब आप सबको पता होगा कि b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? r sin थीटा, ठीक है, r sin थीटा, ये पता ही होगा। और a की वैल्यू क्या आई है? r cos थीटा, देख सकते हो। अब r से r कैंसिल होके sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर हो गया? b बाई a। तो थीटा निकालना हो तो इस प्रकार आप इसको थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, tan थीटा की वैल्यू भी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। अब ये सब पढ़ने के बाद इसका थोड़ा फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम। देखिए सपोज कीजिए कि दिस इज द अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द अलोंग वाई एक्सिस, ऐसे बोला, और ये रिजल्टेंट है, आपको पता ही है। मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर कौन है? बी के बराबर है, और इस तरफ क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। ये हमने लिया था। अब की बार मैं क्या कहता हूं कि कोई मैं वेक्टर ए बी को नाम नहीं दे रहा हूं, कुछ नाम नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं बस, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब डायरेक्ट है, ये एंगल कौन हो गया? थीटा हो गया। ये एंगल थीटा हो गया है, तो अभी अभी आपको मैंने बताया था, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार, यहां से ड्रॉ कर लिया। देखिए ये एंगल थीटा है, तो थीटा के बाद एक कंपोनेंट तो इसका इस तरफ होगा जिसको हम क्या कहते हैं? आर एक्स। दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा जिसको क्या कहेंगे? आर वाई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए आर एक्स कहते हैं, जिसको पहले वेक्टर ए नाम दिया, अब कोई नाम नहीं दे रहे हम। और इसके अलोंग जो एक कंपोनेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? आर वाई। अब पहले ही बताया था कि हमेशा जिसके साथ थीटा होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? कोस थीटा का, तो आर कोस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? आर साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट। ये पहले से ही बताया था कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कोस थीटा, उससे दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास हमेशा एक बात आती थी कि आर वेक्टर है, उन दोनों का एडिशन करना है, तो मैं कैसे एडिशन करता था? मैं एडिशन हमेशा डायरेक्ट ऐसे करता था कि भाई आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, इस तरह से कर दिया। यानी कि यहां पे लिखते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डायरेक्ट। और मैंने पहले ही बताया था इन दोनों का मतलब ये होता है कि आर इज इक्वल टू मैं रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स आर वाई कोस थीटा। अब इन दोनों के बीच तो थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर रहे हैं। पहले ही बताया था डेफिनेशन में कि उनको इस तरह से स्प्लिट करना है कि दो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये टोटल कंपोनेंट कितना? 0। मतलब r इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर के बराबर, और इसके ऊपर क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। अब देखिए हम यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं। मैं यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज और ये चीज बिल्कुल इक्वल है, और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी तरह से लिख सकते हैं। क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ये वेक्टर का थोड़ी जगलरी है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए r इज इक्वल टू, मैं आर एक्स की जगह मैं क्या रखूं? आर साइन थीटा, मतलब आर स्क्वायर सॉरी कोस थीटा, क्योंकि x वाला कंपोनेंट हमेशा कौन सा होगा? कोस स्क्वायर थीटा, प्लस y वाला आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों जगह से आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो अंदर कौन बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 के बराबर। तो देखिए r इज इक्वल टू में रूट ऑफ r का स्क्वायर,
इससे कैंसिल होकर किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। इसका मतलब जब हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है, इक्वल। जो राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो हमारी बात बिल्कुल क्या है, सही है, ये बात है। इसके बाद एक छोटी सी एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा जो कि तुम्हारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक हमने क्या किया था कि सपोज कीजिए हमने हमेशा 2 कंपोनेंट लिए, अब हम 3 कंपोनेंट लेते हैं इस तरह से। ये हमेशा क्या होता है कि इसको x माना जाता है, इसको y माना जाता है, इसको z माना जाता है। वैसे आपकी मर्जी है, चाहे इसको x मानो, इसको y मानो, इसको z मानो, चाहे इसको x मानो, इसको y मानो, इसको z, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम जनरली इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं। अब इससे पहले आपको एक चीज बता दूं मैं, अब आगे से जब भी किसी क्वेश्चन को करेंगे तो मैं यूज करूंगा नोटेशन i, j और k इस प्रकार से, ठीक है। x वाले कंपोनेंट को हमेशा i वेक्टर से दिखाया जाता है, z वाले कंपोनेंट को y वाले कंपोनेंट को j वेक्टर से और z वाले कंपोनेंट को k वेक्टर से दिखाते हैं। यानी कि कहीं पे मुझे x लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी जगह क्या लगा दूंगा, i लगा दूंगा। मुझे कहीं y लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी जगह j लगा दूंगा। मुझे कहीं पे z लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पे k लिख दूंगा। यानी कि अगर कोई बोल दे कि वेक्टर a, उसको बोल दे कि 2i प्लस 3j प्लस 7k, कैप लगा दो चाहे ऊपर डॉट लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो वेक्टर ए है ये 2 इसका मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में है, 3 मैग्नीट्यूड इसका y डायरेक्शन में है और 7 मैग्नीट्यूड इसका k डायरेक्शन में है। x y z का यूज नहीं करते बल्कि इस तरह से उसको लिखा जाता है। अब कहोगे कि सर ये i j और k क्या है, तो ये i j और k बेटा यूनिट वेक्टर हैं। क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 किसके बराबर होता है, 1, जिसके पास हैव ए यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसके पास कितना मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 के बराबर होती है। और इसके पास हमेशा 4 प्रॉपर्टी होती है, ओ यू एन वी। ये ओ का मतलब होता है आउटवर्ड टू सरफेस, आउटवर्ड टू सरफेस, सरफेस के हमेशा किस में रहता है, आउटवर्ड में रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है यूनिट, इसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिट, अभी अभी लिखा यूनिट। और एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, यानी कि किसी भी सरफेस के 90 डिग्री के ऊपर। और ये खुद वेक्टर तो है ही, खुद वेक्टर तो ये है ही। ये एक्चुअल में खास बात क्या हुई कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि वेक्टर नहीं होती, स्केलर होती हैं, फिर भी उसको स्केलर की तरह यूज करना पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूं, एरिया। एरिया हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, बट फिजिक्स के अंदर कई जगह हम एरिया को वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। और वेक्टर के रूप में दिखाने के लिए उसके साथ क्या यूज करना पड़ता है, यूनिट वेक्टर। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देता है। यूज किया जाता है टू गिव डायरेक्शन, यूज टू गिव डायरेक्शन। किसी भी चीज को डायरेक्शन देने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और हमेशा आउटवर्ड टू द सरफेस होता है। अब सपोज कीजिए कि आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, अगर कोई कहे इसका यूनिट वेक्टर बताइए, यूनिट वेक्टर तो इसकी यूनिट वैल्यू नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर और वेक्टर खुद है और आउटवर्ड टू द सरफेस। अब दो पॉसिबिलिटी है, अब परपेंडिकुलर तो अंदर की तरफ भी बन रहा है और परपेंडिकुलर ये बाहर की तरफ भी बन रहा है। तो अंदर की तरफ वाला परपेंडिकुलर नहीं लेना, हमें बाहर की तरफ वाला, तुम्हारी तरफ जो बोर्ड से बाहर आएगा, क्योंकि आउटवर्ड टू द सरफेस, बोर्ड से जो बाहर आएगा जो ऐसे होगा उसको हमें लेना है, न कि अंदर वाला लेना है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए मैं बताऊं इसकी वैल्यू, कई बुक में इसको आर से डिनोट करते हैं, कई बुक में इसको एन से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, आर कैप इज इक्वल टू में वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार जिस बुक में एन से डिनोट करेंगे वहां पे एन वेक्टर डिवाइडेड बाय में वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, क्या कहोगे आप, अब यहां पे आई देखिए, आई क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, J कौन है, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, और K कौन है, यूनिट वेक्टर अलोंग Z एक्सिस। अगर कोई आपसे लिखा है I, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I वेक्टर डिवाइडेड बाय में I वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लगाते हैं, मोड लगा के, ये मोड का साइन होता है, जिसके सामने ऐसे दो डंडे लगाए जाए उसको कहते हैं मोड। तो मोड और मोडुलस हमेशा मैग्नीट्यूड देता है, मोडुलस हमेशा क्या देता है, मैग्नीट्यूड। जिसको नहीं पता वो पहला शॉर्ट देखेगा वेक्टर वाला, उसमें कंप्लीट डिस्कशन आपको करवाया गया है। तो आगे से ये नोटेशन कभी दिखाई दे तो इनका मतलब ये होता है, मुझे लगा ये बताना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपके काम आएगा। तो ये यूनिट वेक्टर भी और इसके साथ ये भी। अब हम करते हैं इसी का रिजोल्यूशन, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन। अभी तक हमने किस में किया था, 2 डायमेंशन में। अब रिजोल्यूशन किस में करेंगे हम, 3 डायमेंशन के अंदर, और रेक्टेंगुलर ही करेंगे हम।
देखिए 3 डायमेंशन में रिजोल्यूशन करना है। सपोज कीजिए हमारे पास एक ये हो गया, इस तरह से नहीं बनाते हैं इसको बना लेते हैं ऊपर वाली साइड। ठीक है, अब इसको बना लिया हमने, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, और इस प्रकार ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी आपके सामने क्यूब है, अब इस क्यूब की बात करेंगे तो इसके अलग अलग साइड हमने मान लिया और इसको हमने सेंटर मान लिया, ये हमने सेंटर ले लिया। ठीक है, ये क्यूब है, क्योंकि अब की बार हमने 3 डायमेंशन में करना, अभी तक हमने 2 डायमेंशन में किया था। हमने 2 डायमेंशन में कैसे किया था देख लीजिए, एक हमने किसकी तरफ लिया था, एक्स एक्सिस की तरफ लिया था, और दूसरा हमने वाई एक्सिस की तरफ लिया था। अभी की बार तीनों एक्सिस की तरफ लेंगे हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस की तरफ हमें लेना होगा इसको। अब मैंने मान लिया कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट होगा इस तरफ, ये रहा, यानी कि O इज द सेंटर एंड R इज द रिजल्टेंट, ये हो गया। अब ये एक वेक्टर है जिसको हमने क्या कह दिया, AX वेक्टर कह दिया, एक्स एक्सिस की तरफ। ये वेक्टर कौन हो गया, एक्स एक्सिस की तरफ हमने इसको बोल दिया, और दूसरा कंपोनेंट ये ले लिया जिसको हमने क्या बोल दिया, वाई एक्सिस, और तीसरा कंपोनेंट ये बोल दिया जिसको कह दिया जेड एक्सिस। ठीक है, 3 कंपोनेंट दिखाई देंगे, एक तो हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ ये रहा, दूसरा वाई एक्सिस की तरफ, और तीसरा जेड एक्सिस की तरफ। ये रिजल्टेंट है, ये यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो अल्फा, ये जो एंगल बनाएगा रिजल्टेंट के साथ बीटा, और ये जो एंगल बनाएगा उसको कहेंगे हम गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा फॉर एक्स एक्सिस, बीटा फॉर वाई एक्सिस एंड गामा फॉर जेड एक्सिस। इसको देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा और कर लेता हूं, आपको समझ आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा हमने ले लिया है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है, हमने तीनों ने ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा वेक्टर पोलेट करते हैं, ये वाला वेक्टर, एक्स्ट्रा वेक्टर हमने इसको पोलेट किया। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये अच्छा नहीं लगा मेरे को, ये ले लिया हमने, एक्स्ट्रा पोलेट किया हमने। अब एक्स्ट्रा पोलेट करने के बाद इनको नाम दे देते हैं O वेक्टर, और ये रिजल्टेंट के साथ बन रहा P वेक्टर, और इसको कुछ भी बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए T वेक्टर बोल दीजिए। ठीक है, और इसको Q बोल दीजिए, और इसी प्रकार इसको S बोल दीजिए। अलग अलग वेक्टर आपको यहाँ पे बोल देना, किसी भी नाम से आप रख सकते हैं। ये भी कलर अच्छा नहीं है, ये देखिए। अब आप यहाँ पे एक बात सोचिए, अगर मैं कंप्लीट वेक्टर OR की बात करता हूं, यहां पे किसकी बात करता हूं मैं, कंप्लीट OT वेक्टर की बात करता हूं, OT वेक्टर की। देखिए OT वेक्टर, OT वेक्टर, दैट इज OT वेक्टर। ये कंप्लीट ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल कौन कौन सी, OPT, ये P कंपोनेंट, इसको R ही मान लो, कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही R है तो इसको R ही मान लो। ठीक है, तो ORT, ट्रायंगल ORT, आपको ट्रायंगल ORT दिखाई दे रही है, तो इसमें जो OT वेक्टर है वो किसका सम होगा, OR वेक्टर प्लस में RT वेक्टर, दैट इज द सम ऑफ OR प्लस में RT वेक्टर। इस प्रकार होगा, OR प्लस में RT वेक्टर के बराबर होगा। अगर अब हम यहां पे बात करते हैं, दैट इज OT वेक्टर की बात की हमने, OT वेक्टर हमने ले लिया, OT वेक्टर, ठीक है, ये ट्रायंगल, या इसको ऐसे लिख लीजिए और सिंपल हो जाएगा आपके लिए। देखिए कैसे लिख लें, दैट इज द वेक्टर OR, यहां पे लिख लेते हैं, सॉरी कलर सिलेक्ट नहीं हुआ, द वेक्टर OR इज इक्वल टू में वेक्टर OT प्लस वेक्टर RT, वेक्टर RT। इस प्रकार होगा, इस T वाले कंपोनेंट को अच्छे से लिख लेता हूं, OT, ये हो गया। दैट इज दिस वेक्टर O to R इज इक्वल टू सम ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के सम किसके बराबर हो गया, OR। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, ये किसके बराबर होगी, इक्वेशन नंबर 1 के बराबर होगी। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 के बराबर है, अब हमें क्या निकालना है, OT वेक्टर निकालना है। अगर मैं यहां से OT वेक्टर निकालूं, दैट इज द वेक्टर OT, ये क्यों निकालना है इस बात को भी समझिए। हमें टोटल रिजल्टेंट जो हमारा होगा इनका सबका होगा OR के बराबर, दिस इज द रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट में हमारे पास एक तो हो गया RT और एक हो गया हमारे पास OT।
ठीक है। ये जो RT कंपोनेंट है ये बिल्कुल पैरेलल है ओ क्यू के, देख सकते हो ये साइड और ये साइड बिल्कुल पैरेलल है, ये भी z एक्सिस है और ये भी z एक्सिस है, तो इसको तो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इसको ay मान लेंगे ऑलरेडी। बट ये कोई भी वेक्टर नहीं है, ना ये ax है ना ay है ना az है, इसलिए मुझे इस वेक्टर को निकालना पड़ेगा। इस वेक्टर को निकालूंगा तो दैट इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। अब ये भी रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन है, कैसे देखिए, ये रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन समझाया था मैंने, एक वेक्टर इस तरफ एक वेक्टर इस तरफ, रिजल्टेंट ये रहा। अगर यही सिचुएशन यहां पे अप्लाई करते हो तो एक वेक्टर इस तरफ एक इस तरफ, तो रिजल्टेंट ये रहा। तो ओटी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ओ, इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दो, तुम डी नाम दे दो, ओडी प्लस ओएस, दैट इज ओडी प्लस ओएस, इस प्रकार ये हो गया। अब इस ओटी वेक्टर की वैल्यू यहां पुट करो, दैट इज द ओआर वेक्टर इज, अब यहां पे आ जाएगा ओडी वेक्टर प्लस ओएस वेक्टर प्लस आर टी वेक्टर। अब जो हमारे पास आर टी वेक्टर है दैट इज द पैरेलल ऑफ ओ क्यू वेक्टर के पैरेलल है बिल्कुल। ये जो आर टी वाला वेक्टर है ये बिल्कुल ओ क्यू के पैरेलल है क्योंकि दोनों z एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, दैट इज ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओडी वेक्टर, ओडी वेक्टर देखिए ओ डी वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, ए एक्स को, दिखाई दे रहा होगा, यहां पे हमने क्या लिखेंगे, ए एक्स वेक्टर लिखेंगे, प्लस ओ एस वेक्टर। अब ओ एस वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, एजेड को, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एजेड वेक्टर लिखूंगा, प्लस अब आर टी को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ क्यू। अब ओ क्यू वेक्टर किसके बराबर है, ए वाई के बराबर, तो दैट इज द ए वाई। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब अब हमारे पास तीन कंपोनेंट बन गए हैं, और तीनों कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जो हमारे पास वेक्टर आया था ये, उसके तीन कंपोनेंट हो गए, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, दैट इज द ए वेक्टर। अगर मैं इस OR को ए वेक्टर बोलता हूं तो इसके तीन कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो दैट इज द थ्री कंपोनेंट। और इससे पहले जब हमने टू कंपोनेंट किए थे तो वहां पे आपको टू कंपोनेंट दिखाई दिए थे, कौन कौन से, एक RX और एक RY, इसके दो कंपोनेंट थे इसलिए दो में तोड़ा, उसको हमने तीन में तोड़ा इसलिए उसके तीन कंपोनेंट। देख लीजिए AX AY AZ, यहां से हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि कैसे तीन कंपोनेंट होने। अब इसी प्रकार अगर तीनों कंपोनेंट का कोई रिजल्टेंट पूछे तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर इज इक्वल टू में अंडर द रूट दैट इज द ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, इस प्रकार हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, इस प्रकार हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, अभी तक दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, चार कंपोनेंट ऐसा तोड़ रहे हैं, तो पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस, जब कोई भी वेक्टर है उस वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने पहले किया था कि एक वेक्टर ए ये रहा, दूसरा वेक्टर बी ये रहा, इसको वेक्टर ए बोला, जिसको वेक्टर बी बोला, तो रिजल्टेंट लिख दिया ऐसे ए प्लस बी, ऐसे हो गया। तो ये ठीक था, एक या दो वेक्टर को जोड़ लिया, और जब वेक्टर को जोड़ते थे तो वो प्रिसीजन, वो एक्यूरेसी नहीं आती थी, वो अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं आते थे। तो अच्छी तरह से रिजल्ट लेके आने के लिए हमने क्या किया, इसका रिजोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी वेक्टर हमने पढ़े हैं उन वेक्टर का रिजल्टेंट जो निकालते थे ग्राफिकल मेथड से वो गुड नहीं आता था, उसको अच्छे और उसको प्रूव करने के लिए, उसमें प्रिसीजन लाने के लिए, उसमें एक्यूरेसी लाने के लिए हमने क्या किया है, हमने ये करना शुरू कर दिया, उसके रिजोल्यूशन शुरू कर दिए। अब रिजोल्यूशन तो 2 डायमेंशन में भी होते हैं, 3 डायमेंशन में भी होते हैं, रिजोल्यूशन तो इन्फिनिटी होते हैं, एक वेक्टर के इन्फिनिटी कंपोनेंट हो सकते हैं, बट हम मैक्सिमम 2 या 3 कंपोनेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जब 2 या 3 कंपोनेंट किसी एंगल पे काम करना शुरू कर दे तो हम कैसे उनका एडिशन कर सकते हैं, कैसे उनका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, उन सभी बातों को यहां पे समझाया गया है, इसलिए हमने इनको पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां पे मैं बता दूं, अगर आपसे कोई एंगल की बात करे, अब एंगल की बात करें, कोई कह दे कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए आप, अब एंगल की बात कर लेते हैं, किसी भी तरह से आप एंगल की बात कीजिए। सपोज कीजिए हमने कहा कोस अल्फा, यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए कोस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन है, ax, और हाइपोटेन्यूज कौन है, a के बराबर। ये तो हो गया बेस, ये दिखाई दे रहा, और ये हाइपोटेन्यूज इस एंगल अल्फा के लिए। कोई कह दे कोस बीटा निकालिए जी, कोस बीटा। अब कोस बीटा ये वाली ट्रायंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, इसके लिए बेस कौन हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज यही रहेगा, तो वो कितना हो जाएगा, ay डिवाइडेड बाय में a के बराबर। कोई कहता है कि कोस गामा निकालिए, अब कोस गामा के लिए कौन सी हो जाएगी, ये कंप्लीट और ये वाली वेक्टर, अब ये एंगल है गामा इन दोनों वेक्टर के बीच का, तो क्या हो जाएगा वो az डिवाइडेड बाय में a के बराबर,
इस प्रकार AZ इज द बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस। तो इस प्रकार कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, AX बाई ए, AY बाई ए, AZ बाई ए, इस प्रकार से निकालना। और ट्रायंगल आपको यहां पे दिखाई दी गई और ये रिजल्टेंट आपको बता दिया गया। तो इस प्रकार